नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में निकली हुई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के ऊपर, जिसका फॉर्म कल से भरना शुरू हो चुका है। कल का मतलब है 30 जुलाई 2024। ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसीज आप देखते हो, क्या उसको देखकर एक खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक में बता दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप इसे भर सकते हैं, है ना। कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जोन को हम कैसे चेक करें, जिसमें कितनी वैकेंसीज है। भाई मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, मैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या मैं खुश हो जाऊँ इतनी देख कर कि 7,900 के आसपास कुछ वैकेंसीज ओपन हुई हैं, या मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। इन सब सवालों का जो जवाब है ना, आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बनी बात है, जब आप इतनी बड़ी नौकरी के लिए तलाशते हैं तो फिर इसकी जानकारी के लिए भी आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस ही तो सारा सार है इन बातों का। ये क्या करवा रहा है आपसे, पेशेंस ही तो करवाया था। एक बेनिफिट हुआ है कि जो पेंडेमिक था 2000 कोविड 19 की वजह से जो पेंडेमिक हुआ था, उसको चलते इसमें जो एज क्राइटेरिया उसमें 3 साल की वृद्धि कर दी गई है, यानी 3 साल बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले आप देखोगे तो 18 से 33 साल लिखा होता था, है ना। जो एज क्राइटेरिया होता था उसमें लिखते थे जनरल वालों के लिए कि मिनिमम एज जो है वो 18 है, और जो मैक्सिमम है वो 33 होता था। तो 3 साल बढ़ा दिया है, तो अब ये हो गया है 18 से 36 साल। ये जनरल के लिए। बाकी सबको जो छूट मिलती है एज की, वो वैसे की वैसी मिलेगी, है ना। जितनी मिलती है एक्स सर्विसमैन को, जितनी मिलती है एससी एसटी को, जितनी मिलती है अपने ओबीसी एनसीएल को, वो वैसा मिलेगा। जितनी मिलती है दिव्यांगजनों को, है ना, विडो को जो मिलती हैं अगर उनकी दोबारा शादी नहीं हुई है तो, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो मिलती है वो उन्हें वैसी की वैसी मिलती रहेगी। क्लियर है दोस्तों। सुबह 4 बजे से तो मैं आपके लिए यही पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, है ना। और अब पूरा इसे पढ़ने के स्कैन करने के बाद बताऊंगा सिलेबस भी क्या है ना। कितने स्टेजेस में ये पेपर होने वाले हैं, आप क्या पढ़ लेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे। उससे भी पहले ज़रूरी है कि भाई मेरे पास सीट कितनी है ना। चलिए, तो बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इस वीडियो को शुरू कर देते जल्दी से, है ना। आइए देखिए। सबसे पहले तो आपको समझना है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज ओपन हुई हैं। एज मैंने आपको बता दी, अगर आप 18 से 36 के अंदर में है ना। और क्या है कि कई बार आपको ये भी डाउट हो जाता है कि भाई मैं हूँ कि नहीं 36 का, क्योंकि सन नहीं है। तो सन भी इसमें बताया गया है कि कौन सी सन को आप अपना क्या कहना चाहिए लिमिट मानेंगे, कि इसके पहले और इसके बाद में आप इसे नहीं पढ़ सकते। वो ज़्यादा आसान होता है, बजाय से कोई बोल दे कि 18 36। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं 36 के 1 महीना बढ़ गया हूँ तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। वो भी जवाब मिल जाएगा। चलिए आइए पहले देख लेते हैं डेट कब से स्टार्ट हो गया है, कब से एंड हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, है ना। समझने से पहले तो एक सेकंड, है ना, थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। पेन नहीं चल रहा है एक मिनट साथियों। हाँ, अब आ गया आ गया। चलिए देखिए, तो हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे भैया। बहुत सारे पोस्ट है। एक तो जूनियर इंजीनियर आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है। दूसरा है डीपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यानी डीएमएस उसे कहोगे। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, सीएमए जिसे कहोगे आप, है ना। ये कोड याद रखने रहते हैं सीएमए वगैरह, ये थोड़ा सा आपको पता चलता रहेगा। फिर एक है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए, और एक है मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये जो शुरू हुआ है, ये 30 जुलाई से शुरू हो गया है। ठीक है ना। आज 31 जुलाई है। थोड़ा सा तैयार रहे इस बात के लिए। और देखिए, ये 29 अगस्त तक आप भर पाएंगे, रात के 12 बजे तक। उसके बाद इसे आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है ना, तो जो करेक्शन का विंडो है वो 30 अगस्त से खुलेगा और 8 सितंबर तक चलेगा। याद रखिएगा, 30 अगस्त से, है ना। जैसे आपका जो आपका लास्ट डेट है ना, उसके अगले दिन से शुरू हो जाएगा, और इसी में आप चेंज कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशन भरने से पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर के क्रिएट एन अकाउंट करना होगा, है ना। ये देखो लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। और आपको एक आरआरबी भी चूज करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान सुनना, करेक्शन जब आप करोगे ना, तो कभी भी आप जो क्रिएट एन अकाउंट में जो भी डाटा अपना भरोगे, क्योंकि देखो एप्लीकेशन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट में आपने जो भी डाटा भरा होगा आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। वो मॉडिफाई नहीं होती है। दूसरा, आप जानते हैं बहुत सारी आरआरबीज है। आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, बहुत सारे आरआरबी ऐसे नाम होते हैं, आपको मालूम है। आप कोई एक ही आरआरबी चूज कर सकते हैं, उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना। एक बार जो चुन लिया तो चुन लिया, और कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसफर की मैं आपको पहले बता दूं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपने जो भी आरआरबी चुना है उसमें 10 से 15 साल तो ट्रांसफर की कोई बात करना ही नहीं है। ये जितने भी ट्रांसफर होंगे 10 से 15 साल के बाद सोचे जाएंगे, उसमें भी सोचा जाएगा। क्लियर कहानी। इसलिए भैया आरआरबी बहुत ढंग से चुनना।
आरआरबी चुनने से पहले आपको ये देख लेना होगा कि हर आरआरबी में कितनी पोस्ट दी हुई है ना। मैं और बताऊंगा आपको डिटेल में। तो याद रखना, मॉडिफिकेशन आप किस में कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में कर पाएंगे, लेकिन जो क्रिएट एन अकाउंट में जो डाटा भरा जाएगा उसमें आप नहीं सुधार पाएंगे। फिर से बता देता हूँ, एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट, खुद का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस अकाउंट में आप अपना डाटा जो है फिल करेंगे कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये मैंने पास किया है, ये सब वहाँ पे आप इनपुट कर दोगे। उसमें जो भरोगे उसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो आरआरबी चुन लोगे उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे मान लो मेरी कास्ट अगर गलत हो गई है, मैंने कास्ट धोखे से गलत भर दी है, मैंने उम्र गलत भर दी है ना, मैंने परसेंटेज गलत भर दी है, मेरा नाम गलत भर दिया है, ये सब आप चेंज कर लोगे। लेकिन हर चेंज का 250 रुपये लगेगा। इसीलिए पहले ही, अब सोचो जैसे 2 गलती हो गई तो 500 ही हो गया, अब किसी ने 10 ही गलती कर दी तो लगाओ 2500 तुम, समझ गए ना। इसीलिए भैया ऐसी गलतियां ना करें, बहुत सोच समझ के फॉर्म भरें। कोई भी, अगर हाँ ये बात अलग है कि आप भाई कहीं से डिबार्ड हैं, पहले से आप कोई गलत गलत काम कर चुके हैं, तो आप वैसे भी इसे भर नहीं पाएंगे। वो लोग भी इसे नहीं भर पाएंगे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है लास्ट ईयर का, है ना, लास्ट सेमेस्टर का अभी नहीं आया, तो आप इसे नहीं भर पाएंगे इनकी। हाँ लेकिन मैं पहले बता दूं कि अगर ये जो 30 जुलाई से जो 29 अगस्त की जो डेट मिली है ना, अगर इसके अंदर में आपका आ जाता है, तो जिस दिन आ जाए बस उसी दिन आप उसको लिख दो। क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि जिस दिन आपका जो डिग्री फाइनल हुई है ना, उस दिन का इशू डेट चाहिए, कब इशू हो गई डिग्री, तो वो तो फाइनल रिजल्ट वाले मार्कशीट में ही आएगी। तो अगर आपकी नहीं आई है और इसके बीच में नहीं आती तो आप नहीं भर पाओगे, समझ गए ना। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने जो लिमिट लगाई है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ही है, उससे पहले पहले आ जानी चाहिए। नहीं आती तब, जब तक नहीं आ रही तब तक तो बिल्कुल भरना मत। बेवजह रिजेक्शन का कोई काम मत करना। लेकिन इन्होंने साफ बोला, अगर एक बार भी आपने गलत जानकारी भर दी तो हम आपको फ्यूचर में भी कोई आरआरबी की नौकरी नहीं करने देंगे, ना भरने देंगे फॉर्म। तो उनके पास डाटा पहले से रहेगा, समझ गए। इसलिए प्लीज करके ऐसी कोई गलती ना करें। है लास्ट ईयर का, अगर आपके पास है पूरा का पूरा तो आप भर दो, नहीं है अवेटेड है, वेट कर रहे हो लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए, मत भरो अभी। क्लियर है कहानी, इसका ध्यान रखना। बैन नहीं होना है आपको फ्यूचर के लिए। वैसे भी आपको पता है बहुत भीड़ है, नौकरी बड़े मुश्किल ही मिल रही है ना। अब ये भी आपको जो दिखेगा, अब मैं उसके बारे में भी सच बताऊंगा, आप चिंता मत करो। यहाँ देखो आप जरा, अब ये देखिए, तो इन्होंने क्या किया है, सीरियल नंबर के हिसाब से दो चीज़ों को बांट दिया। एक सीरियल नंबर 1 में इन्होंने रख दिया है केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। जितने भी सुपरवाइजर थे वो सारे पहले वाले में हो गए। ये लेवल 7 की जॉब है। और जो आपकी जूनियर इंजीनियर की जॉब होती है, या डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट या केमिकल, जो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है डबल टिक वाला। क्योंकि ये जो ऊपर वाला ना, इसमें सिर्फ 17 पोस्ट है, और ये सिर्फ आरआरबी गोरखपुर है। इसके लिए सिर्फ आपको आरआरबी गोरखपुर ही भरना पड़ेगा, है ना। और जो वो अपन जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो ये रहे, देखो 7,934, और इन दोनों को मिला दोगे तो मिलता है 7,951 पोस्ट। समझ गए आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। आप एज क्राइटेरिया पर नजर डालो जरा, दोनों में ही 18 से 36 है। तो 3 साल इन्होंने बोला ना, 3 साल हमने इसलिए बढ़ा दिए हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कि भाई मान लो जो लोग उस समय नहीं अप्लाई कर पाए, उनकी उम्र निकल गई होगी, तो उनको ये मौका दिया गया है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। जो आपकी सैलरी रहेगी वो 35,400 रहेगी। लेवल 6 की आपकी पे लेवल रहेगा आपका, मतलब ठीक है। मेडिकल वगैरह सब इसमें देखा जाएगा, अभी मैं सब बता रहा हूँ। अब आपको जितने भी येलो लाइनें यहाँ पर नजर आ रही हैं उन पर ध्यान देना, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पर 7,000 सुनकर के खुश मत होइए, कई लोग को मैंने देखा काफ़ी खुश हो रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा उसकी रियल वजह क्या है, पर मैं धीरे धीरे चलूंगा। पूरे ये 74 पन्ने आप सोचिए मत, घबराइए मत, मैंने पढ़े हैं इसको, खुद पढ़ा है मैंने, अब आपको तो मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से जरा, देखिए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, यही आपको जानना है। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं, इसमें ये लिखा रहता है कि आप एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लें। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी हाईलाइटेड वाला पोर्शन आपको जरूर देखना है। क्या लिखा है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, जो भी मैं आपको बता रहा था। जो लोग फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड अपने एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी वो कर रहे थे, वो लोग नहीं एलिजिबल है, तो ना अप्लाई करें। ठीक है ना। अब अगला पीली वाली लाइन देखेंगे, जो पैरामीटर टेबल है वो एनेक्जर ए में है। पोस्ट पैरामीटर मतलब पोस्ट के बारे में जो जानकारी है वो एनेक्जर ए में दी गई है, और वैकेंसी के बारे में जानकारी एनेक्जर बी में दी गई है। जब आप ये एनेक्जर का मतलब क्या होता है, एक पन्ना होता है, उस पन्ने को बोल रहे हैं कि इसी पीडीएफ में आप जब नीचे जाओगे ना, तो एक हेडिंग मिलेगी आपको, एनेक्जर ए ऐसे करके लिखा होगा उस पन्ने के ऊपर। उस पन्ने में जो जानकारी मिलेगी वो पोस्ट के बारे में होगी। जब और नीचे जाओगे तो मिलेगा एनेक्जर ए के बाद ही एनेक्जर बी आएगा। तो इस हेडिंग के अंदर जो आपको मिलेगा वो वैकेंसी की जानकारी मिलेगी, समझ गए ना। तो पोस्ट अलग है, पोस्ट मतलब पोस्ट का नाम, वैकेंसी मतलब कितनी कितनी है, तो डाटा बाद में, पहले पोस्ट के नाम लिखेंगे। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। एलिजिबिलिटी वगैरह भी इसमें लिखी रहेगी, तो वो सब आपको समझना है। अब आइए अगला पॉइंट,
कोई भी बंदा, ईच एक कैंडिडेट लिखा है, देखो ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई, ध्यान से देखना, अब यहाँ सुनना, ओनली वन आरआरबी, एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए ना। अब उस आरआरबी में जो आप एक चुन चुके हो, उस आरआरबी में जितनी भी पोस्ट होंगी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैच करती होंगी। अब मान लीजिए ऐसे मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल के अलग अलग 4 पोस्ट है, ये आपके काम के पोस्ट की रेफरेंस प्रेफरेंस आप दे सकते हो कि भाई मैं इसमें जाना चाहूँगा पहले इसमें, लेकिन इससे भी पहले क्या ज़रूरी है कि आपके मैकेनिकल में आप जो रेफरेंस या प्रेफरेंस दे रहे हो जिस डिपार्टमेंट का, उसमें ये तो चेक कर लो कि आपकी मैकेनिकल की पोस्ट कितनी है, मालूम चला उसमें एक है, आपने उसे पहले रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी, जिसमें ज़्यादा उसको पहले रखिए, फिर उसमें कम, फिर उसमें कम, फिर उसमें कम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरआरबी जो भी जोन आप चुन रहे हो उसमें जाकर के अपने फील्ड की जॉब की पोस्ट और टोटल देख लीजिए कितनी वैकेंसी आपके फील्ड से है, इलेक्ट्रिकल से है तो कितना, सिविल से है तो कितना, समझ गए, ऐसे करके काम करना है। अब आगे आइए, तो याद रखना एक ही फॉर्म भर पाएंगे, एक ही आरआरबी भर पाएंगे, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। देखिए, जिन लोगों ने भी एक से ज़्यादा, है ना, मोर देन वन आरआरबी एप्लीकेशन टू मोर देन, ऐसे बंदे जो एक आरआरबी से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए किसी ने आरआरबी भोपाल के लिए भी अप्लाई किया, फिर थोड़ा सा डाटा चेंज करके उसने आरआरबी भुवनेश्वर के लिए भी अप्लाई कर दिया, या आरआरबी गोरखपुर के लिए भी अप्लाई कर दिया, है ना, थोड़ा थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहा है, तो ये समझ गए आप स्पैमर है, फेक है ये, तो ये सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे ना, ये सब पकड़ लेंगे, इसके लिए काफ़ी इन्होंने सुविधाएं अपने पास रखी हुई हैं। आगे चलिए, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ने हैं कि मैंने बाकी पढ़ लिया, तो वो जो आपके काम की नहीं उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, जो लोग SC ST OBC EWS और EBC, अच्छा EBC और EWS और OBC में कंफ्यूज मत होना, इन तीनों में मैं पहले बता दूं आपको। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जो रिजर्वेशन है ना, जो रिजर्वेशन है वो किस किस को मिला है, वो मिला है आपके OBC NCL को, उसमें भी याद रखना NCL को ही मिला है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। जो OBC के क्रीमी लेयर है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी की एनसीएल को जो होता है ना, इसमें बहुत ध्यान से सुनना, फीस में भी कंसेशन मिलता है और इनको सीट का रिजर्वेशन भी मिलता है। ऐसे ही जो हमारा एक और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, भाई इनको फीस में तो कोई कंसेशन ही नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक जनरल वाले होते हैं, ये जनरल वाले होते हैं, बस इनकी आय जो है वो क्या कहना चाहिए 8 लाख रुपए से कम होती है, 1,000 से कम स्क्वायर फीट में रहते हैं, ऐसा करके इनका प्रमाण पत्र बनता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, ठीक है ना, उसमें सब लिखा रहता है, घोषणा करनी पड़ती है, इन्हें सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारा इश्यूज भी चला अभी, पूजा खेड़कर के आईएएस के मामले में भी देखा आपने, काफ़ी सारी चीज़ें डिसेबिलिटी और इन सबको लेकर के उजागर भी हुई थी, कई लोग फेक ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेते हैं। जो भी हो, है ये जनरल वाले, इनको 10% का आरक्षण प्राप्त रहता है, आपको पता है, ठीक है। बस हाँ वही, मतलब ये समझ लो कि जनरल में गरीबी उसमें आ जाते हैं ये थोड़े से, तो बनवा लिया तो थोड़ा फायदा हो जाता है, 10% रिजर्वेशन में आ जाते हो आप। और इनको जो है फीस में कोई कंसेशन नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन है, याद रखना इनको फीस का कंसेशन नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा सीटों में। अब वहीं आता है ईबीसी, अब ध्यान सुनना, ईबीसी को फीस का कंसेशन मिल जाता है लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये फर्क होता है ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। तो याद रखना ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी में, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं सीधे बात कहूँ तो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलते हैं, लेकिन ईबीसी को रिजर्वेशन सीट का नहीं है, लेकिन कंसेशन फीस का जरूर मिल जाता है, ठीक है ना। फीस कितनी मैं भी बता दूंगा आपको, यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है ना। मेडिकल वगैरह आपका किया जाएगा, एज वगैरह आपको मालूम है। स्टेज जो है, अब आपका पेपर कितने स्टेज में होगा, 2 स्टेज में होगा पेपर, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। दोनों पहले आपको फर्स्ट स्टेज का सीबीटी देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको सेकंड स्टेज का सीबीटी टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो 4 पायदान है, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे आप, समझ गए, है ना। अभी कितने गुना है, कई लोग ये भी पूछते, तो बता दूं 15 गुना, जो फर्स्ट सीबीटी क्रॉस करेंगे वो कितने होंगे, 15 टाइम्स होंगे, है ना। मतलब जितने लोग सिलेक्ट हुए उसके 15 गुना कर लो आप, 15 गुना लोग को ज़्यादा बुलाया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी वैकेंसी सिर्फ उतने लोग को बुलाया जाएगा, तो आप सोच सकते हो जिसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसका सिलेक्शन तो पक्का है, समझ गया ना, क्योंकि जितनी वैकेंसी उतनी लोग को बुलाएंगे। हाँ, वैकेंसी घटा बढ़ा सकते हैं, आरआरबी हर बात पे ये लिखती है अपने, तो आपको उसको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भरें तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर बिल्कुल कंफर्म रखना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल के लिए बता दूं, सैलरी आपकी 35,400 रहेगी, पहले बताया था मैंने, शायद अभी बता दिया होगा।
देखिए, जो आपका सीबीटी होना है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, मैंने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे दोनों स्टेज में। सिलेबस में अभी बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट में सीबीटी में क्या, सेकंड सीबीटी में क्या, सब अपन देख लेंगे। मोबाइल नंबर और आईडी बहुत सही सोच समझ के डालना, ठीक है ना। और क्योंकि उसी के थ्रू ही आपसे कनेक्शन करेंगे। फर्स्ट सीबीटी के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो अलग होगा, सेकंड के लिए जो आएगा वो भी अलग होगा, तो ये सब आपको एसएमएस और इसके माध्यम से ही पता चलेगा। क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों सीबीटी में, और वो भी 1/3 रहेगी, है ना, 1/3 मार्क भैया है, तो थोड़ा सा संभल के काम करेंगे। और ये मैंने बता दिया आपको, क्रिएट अकाउंट करना है आपको, और किसमें आप बदलाव कर सकते हो किसमें नहीं, है ना। जो क्रिएट एन अकाउंट में जो भी डाटा डाला जाएगा उसको नहीं छेड़ सकते। आरआरबी चुन ली जाएगी, उसको जो चुन ली जाएगी उसको भी नहीं छेड़ सकते। एप्लीकेशन फॉर्म में बस उम्र, कास्ट, ये वो परसेंटेज कुछ गलत हो गया उसको चेंज कर सकते हो, उसके लिए 250 रुपये लेंगे, मैंने पहले बता दिया है आपको, है ना। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, 18 नंबर के पॉइंट में आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। कोई भी बैंड, जो बैन है आइटम्स वो लेकर के नहीं जाने, बैन आइटम्स की लिस्ट आपको देखनी है, यहाँ देख सकते हो, ब्लूटूथ पेन ड्राइव सब आता है, कुछ मत लेके जाओ, है ना। कपड़े लेकर के जाने हैं बस। अब देखिए पेन वगैरह भी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको भी अब आपको बता चुका हूँ, उसमें क्या देखोगे अब आप, है ना। मोर देन वन एप्लीकेशन नहीं भरना है, ये भी आपको पता है, सब समझ में आ गया है ना। और हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड, अब देखो जिन लोगों को डिबार्ड यानी कि अवैध माना गया था इसमें, तो वो लोग इसे नहीं भर सकते हैं, और कोई गलत करेगा तो उसे अवैध कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे लोग भी जिनको भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी पोस्ट से बेदखल किया गया है, सस्पेंड किया गया है, कुछ भी किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो कोई सी, चाहे वो कोई भी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल नहीं है, पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह आपको याद रखना है, ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं करना होता उसे, या डिसजॉइंटेड लेटर, मतलब ऐसा नहीं कि दूर दूर है लेटर, अलग अलग है, एक साथ होता है बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे ही देखो जुड़े हुए लेटर होने चाहिए, नहीं साफ का है, ठीक है ना। तो सिग्नेचर वगैरह सही से करिएगा अपना। प्रेफरेंस ही मैंने आपसे कहा, देखो इंडिकेट देयर ऑप्शन, क्या होगा, जो लोग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर, ऐसे लोग को किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे जो लोग प्रेफरेंस ही नहीं देंगे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक आरआरबी चुन लो, उसमें जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ये कर सकते हो, जब ये पता चल जाए तो सबकी प्रेफरेंस दे देना। मान लो आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, आपने वो कॉलम छोड़ दिया, तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए नहीं चुना जाएगा, समझिए। तो प्रेफरेंस बहुत जरूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये भी किसी काम का नहीं, आगे चलो यहाँ पे। अब ये देखो, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने, ठीक है ना। जो लोग सिलेक्ट होंगे उनसे एक बॉन्ड भी भरवाया जा सकता है, भरवाते ही है ज़्यादातर तो। और जो ट्रांसफ़र है रेलवे का आपका इधर से उधर, वो मैंने कहा ना आपसे, देखो एटलीस्ट 5 से 10 साल तो बोलिएगा ही मत, तो इसलिए सोच समझ के आपको करना है ये काम, है ना। ट्रैवल फैसिलिटी वगैरह SC ST को मिलेगी परीक्षा देने के दौरान, CBT 1 CBT 2 उनका अगर सेंटर इधर उधर पड़ जाता है तो, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ेगा, है ना, कंसर्न स्टाफ को, तो ये आपको वो कंसेशन मिलेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहे। स्लीपर क्लास का मिलेगा, याद रखिएगा, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास आपको मिलेगा, है ना, इस परीक्षा के दौरान SC ST को, ठीक है। और क्या मॉडिफाई कर सकते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और देखो आरआरबी क्या है कि आपके जो भी मार्क्स हैं वो किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ शेयर कर सकती है, किसी प्राइवेट के साथ शेयर कर सकती है, ये तब होगा जब आप चाहेंगे। तो ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे पूछेंगे क्या आप अपने मार्क्स जो है ऐसा चाहते हैं कि हम उसे शेयर कर दें कहीं, अगर आप चाहते हैं हाँ तो हाँ कर देना, तो देखो जरा आपको कंसेंट लिया जाएगा रिफ्यूज़ल का, कि क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो आप जो आपका मन हो कि भाई हाँ मैं चाहता हूँ आप शेयर कर दो, मगर कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो हेल्पलाइन के लिए देख सकते हो आप, ईमेल आईडी ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, और फ़ोन ये लिखे हुए हैं, इन पर आप फ़ोन करके कोई भी डाउट हो रहा हो, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, अकाउंट क्रिएट करने में, आप यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं, है ना। टाइम इनका याद रखिएगा, 10 से 5 है, और ये वर्किंग डेज में होता है ना, ऑन ऑल वर्किंग डेज, यानी छुट्टी के दिन मत लगाने लगना उनको, ऑफिस में कोई रहेगा ही नहीं ना, क्या मतलब। वैकेंसीज, तो देखो वैकेंसीज के बारे में मैंने कहा ना, एनेक्जर ए में जानकारी मिलेगी और एनेक्जर बी में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो हम उसको अभी चल के देखते हैं वहाँ पर क्या मामला है। अब ये देखो, ये मेडिकल फिटनेस के बारे में है कि भाई आंखें वगैरह कितनी होनी चाहिए, दूर की पास की, देखो बनी बात है, कलर अच्छा हो, मतलब किसी को ये नहीं हो कि नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे तो बचे रहें आप,
है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ, जिनका लसिक ऑपरेशन जिन्होंने करवाया, कई लोग लसिक ऑपरेशन करवाते हैं, है ना, लेज़र ऑपरेशन कहते हैं इसको, तो उनके लिए तो नहीं है ये, वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए, नॉट एलिजिबल, साफ बोल दिया गया, तो परेशान की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर ये नेशनलिटी वगैरह आ जाएगी, फिर वही बात आ जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, ये है वो एज की बात जो मैं कह रहा था आपसे, कि मान लो जनरल वाला देखना चाहे, तो देखो इसमें साफ बोला है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए ये डेट दी गई है, इससे पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। अगर इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आपकी 2/1/1989 ही है और इसके बाद की है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन ये कहाँ तक चलेगी, ये रही। लेकिन आप 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए, और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है। 1 जनवरी 2007 के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है ना। ओबीसी एनसीएल को देख लो आप, ये देखो यहाँ पर देखो, इनके लिए कहा गया है 2 जनवरी 1986 से पहले नहीं होनी चाहिए, इसके बाद चलेगा, लेकिन एंड सबका यही है ना, इसके इसके पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। ऐसी SC ST वाले यहाँ से चेक कर लें, 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए यहाँ पर उनकी जो बिफोर वाली डेट है लिखी हुई है, लेकिन सबकी आफ्टर वाली जो डेट है वो सबकी एक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन को, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हो, है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 3 साल, ओबीसी में एनसीएल में तो इतना, और SC ST के हैं तो 8 साल। ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अच्छा इनको एक स्क्राइब की भी सुविधा मिल रही है ना, लेकिन सिर्फ वो उनको मिल रही है, किसको मिल रही है मैं भी धीरे से बता दूंगा आपको, है ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको लिखने में समस्या होती है, सिर्फ वही लोग एलिजिबल है। तो आपको क्या करना है, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्क्राइब की सुविधा आपको चाहिए, ऐसा लिख देना है, और आपको खुद का स्क्राइब जुगाड़ करके लाना पड़ेगा। आपका स्क्राइब आपसे कम पढ़ा लिखा हो, ये वो एग्जाम ना दे रहा हो, एक स्क्राइब दूसरे का स्क्राइब नहीं हो सकता एक बार में। ये कुछ होते हैं, कुछ अंडरटेकिंग इसमें मांगी जाएंगी। जब आपका वहाँ पर एडमिशन होगा, मतलब जब आप CBT देने जाओगे, तो आप दोनों का एडमिट कार्ड पर साइन करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। स्क्राइब के लिए जो एडमिट कार्ड है वो अलग से रिलीज होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो नीचे पढ़ने वाले मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने सुन लिया, उस बात को समझ के रखिएगा। अब ये जो दिव्यांग जन है, इनमें जनरल वालों को 10 साल छूट मिलती है, इसमें ओबीसी एनसीएल वालों को 13 साल और SC ST को 15 साल मिलती है। वहीं जो लोग रेलवे के ग्रुप C या ग्रुप D में काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, ऐसे में जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40 साल, ऐसे लोगों में ओबीसी एनसीएल को 43 साल तक की एज इनके लिए एज है ना, कि मतलब तुम 43 साल के जब तक नहीं हो जाते तब तक तुम भर लोगे। जनरल वाले 40 साल के नहीं हो तब तक भर सकते हैं, ऐसी SC ST 45 साल के नहीं हो तब तक भर सकते हैं। क्लियर है कहानी। अब देखो, कैंडिडेट्स वर्किंग इन रेलवे क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशन, अगर ऐसी जगह आप काम कर रहे हो तो भैया तो आपको 5 साल और उससे कम का मिल सकता है। अब फीमेल कैंडिडेट जिनका डाइवोर्स हो गया है, या वो विधवा हो गई है, अब वो कानूनी रूप से एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, ये कंडीशन भी है, ध्यान रखना, है ना, दोबारा शादी नहीं हुई है, तो ऐसे में फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट मिल रही है, वो देख सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पर भी वही है कि 35 साल तक आप ये भर सकते हैं, ऐसा है जनरल के लिए। आगे चले, चलिए अब आ जाती है फीस की बारी। फीस बड़ी प्यारी है। फीस किसकी किसके लिए है, देखिए 500 रुपये की जो फीस है, ये देना है हमारे अनरिजर्व वाले जनरल वाले कैंडिडेट को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और हमारे ओबीसी कैंडिडेट को, उनको देने हैं 500 रुपये। अब देखिए, ये 500 रुपये में से आपको ना 400 रुपये तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि आपको उसके लिए फर्स्ट CBT देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने फर्स्ट CBT नहीं दी, तो फिर ये आपको वापस नहीं मिलने वाले। मान लो कई लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते, तो खत्म कहानी, फिर 500 पूरे गए। पेपर देने चले गए तो 400 वापस होंगे। अब 400 जब वापस होंगे तो आपके खाते में आएंगे, तो खाता नंबर वगैरह आपको देना पड़ेगा, IFSC कोड देना पड़ेगा, बैंक नेम देना पड़ेगा। अगर इसमें आपने गलती कर दी तो भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है केस, तब भी वापस नहीं मिलने वाला है। समझ गए ना। तो याद रखना, फीस किसको मिलेगी, जो फर्स्ट स्टेज देने जाएगा और उसका सारा फॉर्म बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई गलती नहीं है, उसने कोई खाता नंबर गलत नहीं डाला, IFSC कोड गलत नहीं डाला, उनके लिए। यही चीज जो हमारे SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में कौन आते हैं मैं भी आपको बता दूंगा, मुस्लिम, पारसीज, ये सब आते हैं। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास भी इसी में आता है। तो मैंने कहा था ना, देखो फीस में कंसेशन मिलेगी इनको, तो इनके लिए कितनी, इनके लिए 250 है, और पूरी 250 रिफंड हो जाएगी, बस वही सब कुछ वही करना। क्लियर कहानी। लेकिन देख लो जरा, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT, सिर्फ उसी के लिए जो पहली CBT अटेंड करेगा। ठीक है ना। आगे चलिए, तो माइनॉरिटीज की मैं बात कर रहा था, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज इसमें आ जाता है। ठीक है ना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में यहाँ पर लिखा है कि अब वो EBC जो आप सोच रहे थे ना, जिसकी पूरी इनकम जो है परिवार की 50,000 से कम होती है
है ना, तो उसको एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ता है जो कि साइन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जो तहसीलदार के लेवल का हो। तो ये सब आप देख लो, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी चल जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा कहीं का भी हो, है ना, वो सिटिंग होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, मतलब अभी हो तत्काल रूप से, तो उनसे साइन करवाना पड़ता है। फिर यहाँ पे ये लिखा है कि ईबीसी कैसे अलग है ईडब्ल्यूएस और उससे, और ये रिफंड के लिए मैंने बताया था आपको, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट होल्डर, ये सब आपको वहाँ जानकारी मिलेगी, चिंता मत करिए, फॉर्म में ही भरना है, इसलिए पहले से अपना खाता वाता पूरा पासबुक लेकर के बैठना, ठीक है ना। और बस ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से। देखिए काफ़ी जानकारी आपको मिल चुकी है ना, ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ ये जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल की सीट से फाइट कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, सारे के सारे फाइट कर सकते हैं, लेकिन तब आपको जो एज में कंसेशन मिलती है वो नहीं मिलेगी, जो मार्क्स में कंसेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, फिर आपको पूरा फाइट करना पड़ेगा एज ए जनरल, ठीक है ना। और कम्युनिटी वाली जितनी पोस्ट है उनको सिर्फ कम्युनिटी वाले भर सकते हैं, उनमें जनरल वाले फाइट नहीं कर सकते, जनरल में बाकी सब फाइट कर सकते हैं लेकिन वो जनरल की तरह ट्रीट होंगे, इसका ध्यान। हाँ, फीस में कंसेशन मिलेगा। सर तो फिर क्या एप्लीकेशन में हमें कोई भी कास्ट नहीं चुननी है? गलत, ऐसा नहीं है, आपको अपनी कास्ट भरनी है, अगर आप एससी से तो एससी भरिए, लेकिन आप ओपन फाइट कर सकते हैं, समझ गए ना, कम्युनिटी तो मेंशन करना है जो कम्युनिटी है, ऐसा मत कर देना कि आप जनरल खुद को घोषित कर देना ना, आपको एससी एसटी ही लिखना है, लेकिन आप ओपन फाइट कर सकते हो, ठीक है ना, यह समझ में आ जाए, आप फॉर्म भरना बस चुपचाप, समझ गया ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ जानकार से थोड़ा सा फॉर्म भराना चाहिए, ज़्यादा हो तो एमपी ऑनलाइन चला जाओ, मैं एमपी ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एमपी का हूँ, आपके अगर जो भी स्टेट हो और जो एमपी ऑनलाइन लगता हो वहाँ देखना है आपको, इसकी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी रहते हैं कम्युनिटी वगैरह के, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ पर क्या है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। और ये सब के बारे में लिखा है कौन सी कम्युनिटी क्या कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा, अब आ जाइए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए, आपकी पहली बात तो जो दिव्यांगता है वो 40% मिनिमम है, मतलब इससे ज़्यादा ही हो। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? विजुअली इंपेयरमेंट लोग अप्लाई कर सकते हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट जिनको सुनने में दिक्कत है, दिखने में दिक्कत है, लोकोमोटर एबिलिटी यानी एक हाथ एक पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम या लेप्रोसी क्योर्ड, अगर आप इन सबसे दिव्यांग हैं तो आप इसे भर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी आती है इसमें, है ना, उन सबको मिला करके ए से सी तक की मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाई जाती है, ठीक है ना। तो बस ठीक है, फिर आपको अब देखिए मैं यहाँ पर स्क्राइब के बारे में बता देता हूँ आपको। स्क्राइब क्या है, किस किस को मिल रहा है? विजुअली इंपेयर्ड लोग को मिल रहा है और ऐसे लोग जिनको लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, ये लोग भर सकते हैं। ऐसे लोग जो एक हाथ के हैं वो लोग भर सकते हैं, उनको मिलेगी ये चीज़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी को है, मसल्स की दिक्कत है जिसको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई है ना, ऑटिज्म है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये मेंटल इलनेस है, तो ये लोग भर सकते हैं, इनको स्क्राइब की सुविधा मिलेगी। वही स्क्राइब के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। स्क्राइब के लिए नीचे भी एक फॉर्म है वो मैं दिखा दूंगा। जितने भी लोग वन आइड कैंडिडेट्स हैं दिव्यांगों में, ऐसे जिनकी एक आंख है, कैंडिडेट हुज विजुअल डिग्रीज, और जिनकी जो विजुअल डिग्री है वो 40% से कम है ना, 40% से कम है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, 40% से कम है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना, एक आंख वाले और 40% से कम डिसेबिलिटी, और नो, ये देखो ये जो है ना, ये जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं अभी, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC ला करके देना पड़ता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, PSU में, किसी में भी काम कर रहे हो, आपको NOC लाना पड़ेगा अपने बॉस से कि मैं ये फॉर्म भरने जा रहा हूँ, है ना, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत जरूरी हो जाता है। आ जाइए भैया, आपका काफ़ी देर से जो वेट था कि पेपर कैसा होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहला है फर्स्ट स्टेज CBT, दूसरा सेकंड स्टेज CBT, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या क्लियर हो गई थी बात? आते हैं फर्स्ट स्टेज CBT की बात करते हैं और इसके सिलेबस की। देखिए फर्स्ट स्टेज CBT आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे चलेगा, वहीं दिव्यांगजनों को 120 मिनट मिलेंगे, है ना, और इसमें टोटल क्वेश्चन 100 है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग नेचर का है ये। आइए देखते हैं जरा इसमें क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ है। मैथमेटिक्स में आप देख रहे हो 10th लेवल की सारी चीजें, जैसे कि नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस हो गया, कैलेंडर, क्लॉक पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये सब आ रहा है। जनरल इंटेलिजेंस में आप देखोगे एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस, वही जो आता है सर्शन रीजन टाइप। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ो,
है ना। एनवायरनमेंट के जितने इश्यूज है वो पढ़ो, वर्ल्ड के बारे में पढ़ो, पूरे बड़े बड़े इश्यूज जैसे यूक्रेन वगैरह का वार, गाजा पट्टी पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। स्पोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी, अभी ओलंपिक चल रहा है, थोड़ा सा नज़र रखिएगा। जनरल साइंटिफिक चीज़ें, टेक्निकल डेवलपमेंट जो हुआ उसको थोड़ा सा पढ़ते रहो करो। टेक्निकल डेवलपमेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कभी पोर्टल कुछ बना दिया, कोई ऐसा आविष्कार जो सरकार उठा रही है, ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। सारी नहीं कि अब आप सब खोज करके पढ़ने लगो, क्योंकि टैंक कौन सा इंडिया ने ले लिया ये नहीं पढ़ना है आपको, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ अगर उन्होंने खरीदी तो वो देख सकते हो, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ करके आओ, और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। साइंस में आपको पढ़ना है क्या है, 10th की पूरी साइंस पढ़ लो, साफ बात है, सीधी बात, 10th की पूरी साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, बस 10th सीबीएसई सिलेबस लिखा भी है उन्होंने। अब इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जो आपकी इंटेलिजेंस रीजनिंग थी वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस सबसे कम आ रहा है, मान लो इसको नहीं भी पढ़ा तो भी चल जाएगा, 100 क्वेश्चन में 15 नंबर गए तो भी क्या दिक्कत है, आप स्टैटिक पढ़ो पूरा, ये लो खत्म करो, साइंस पूरी खत्म कर लो 10th की, इंटेलिजेंस पूरा पढ़ लो ये, और मैथ्स पूरी पढ़ लो, खत्म कर लो साहब जो टॉपिक लेके। करंट अफेयर नहीं हो पाता, जीएस नहीं हो पाता, जाने तो 15 नंबर ही तो है। फिर भी थोड़ा बहुत इंसान, इतना इंसान पढ़ लेता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो बन जाता, तो उसमें तो 5 ही बन जाए तो भी बेनिफिट है। मैं कहता हूँ बाकी लाओ ना तुम, बाकी जगह नंबर ले आओ, क्या समस्या है तुम्हारी, तो रो मत, बढ़िया काम करो, ठीक है। यहाँ पर आप मिनिमम परसेंटेज ऐसा है कि जनरल वाले अगर 40% ले आते हैं तो वो सेकंड स्टेज में जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी 40%, ओबीसी 30% नंबर ले आए, 100 में से 30 नंबर ले आए, वही लिखा हुआ है, एससी 30 ले आए और एसटी 25% ले आए। सेकंड स्टेज सीबीटी में आ जाइए भैया, ये आपका 2 घंटे का है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव है, टॉपिक यहाँ देख लो। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में वही सारा कुछ जो आप ऊपर पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी 10th की, इसमें साफ लिखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, सिर्फ बायो नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा एप्लीकेशन का, तो उसमें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, एमएस ऑफिस के बारे में, डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इंटरनेट या ईमेल, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, ये सब पढ़ना पड़ता है, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, अब देखो जरा, ये बेसिक इसका पूरा पढ़ना है कि बेसिक ऑफ एनवायरमेंट आपको पढ़ा हो, एडवर्स इफेक्ट एनवायरमेंटल में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन का जो कंट्रोल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बताइए, उनके इफेक्ट के बारे में बताइए, कैसे कंट्रोल करेंगे वो बताइए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ना है। टेक्निकल एबिलिटीज में आ जाएगा कि अब आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिविल से तो सिविल के आ जाएंगे, केमिकल से तो केमिकल के आ जाएंगे, जो भी इसमें दिए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो अब आ जाइए कि कैसे कैसे नंबर डिवाइड किए। टोटल कितने क्वेश्चन बताए थे आपने, 150, 120 मिनट आपको मिल रहा है, 2 घंटे आपको मिल रहा है। ये रहे क्वेश्चन, देखो तो आपने टेक्निकल एबिलिटी से जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन है भैया, ये सबसे बड़ा मार्जिन है इसका, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, टोटल 150 में से 100 क्वेश्चन तो यही हो गए, तो मतलब आप ये मत भी पढ़ो ऊपर वाला, तो भी आप अपने फील्ड का पढ़ लो तो भी आपका काम हो जाएगा ना। नेगेटिव मार्किंग ना, सब तो टिक नहीं करके आएंगे, आप अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपको ये सब चीजें लगती है कि आपको परेशान कर रही है, तो मैं कहता हूँ जाने दो, आप ये ले आओ, 100 को 100 ले आओ पूरा, ठीक है। पर इंसान ऐसा होता नहीं, कुछ तो यहाँ ले आओ, कुछ यहाँ ले आओ, कुछ ले आओ, मतलब कुल मैं ये कह रहा हूँ, आपको जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देखिए, सब कुछ मत बटोरने के चक्कर में लग जाइए। सिलेक्ट वो होगा जो ये जान लेगा कि किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। वो सिलेक्ट नहीं होगा जो सोचेगा मैं सारा बटोर लूँ। आप देखना बहुत सारे स्मार्ट बंदे निकल करके आएंगे, इसमें स्मार्टनेस का जमाना ही है, तो वो दिखाइए, नहीं है तो ले करके आइए, सीखिए, ठीक है। तो वही मैं तरीका आपको बता रहा, जनरल अवेयरनेस आपको दिख गया कितने कितने नंबर के आएंगे, यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, टेक्निकल सबसे ज़्यादा है, वही क्राइटेरिया वही है इसको भी निकालने का जो लिख रहा है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि आपको मालूम है कि भाई कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको कंप्यूटर पे मिलेगा, मुझे नहीं मिलता कंप्यूटर पे जो आ जाता है, तो जब आप टेक्निकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वर्चुअल वाली चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और ये डिसिप्लिन है, जैसे मान लो अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, प्रोडक्शन करी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी सब स्ट्रीम जो ऊपर लिखा है, तो इन सब का जो एग्जाम ग्रुप कहलाएगा वो आएगा मैकेनिकल एंड एलीड इंजीनियरिंग, तो इसी के नाम से आपको सिलेबस मिलेगा नीचे। आप अपनी इंजीनियरिंग देख लेना कौन सी है, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया, हाँ ये देखो, तो इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल से कुछ कॉम्बिनेशन में आप ये वाले इसके सिलेबस को देखोगे अच्छे से, ठीक है ना, और नीचे चले आओ। फिर आप जब इनकी बात करते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब, तो ये सब इसके तले आ जाएंगे भैया, तो याद रखना, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी वाले, सीएस वाले, आईटी वाले, उनको जो सिलेबस देखना है वो इसका सिलेबस देखना है, इस नाम से सिलेबस होगा आपका, साफ बोल रहा हूँ। ये जितनी भी इंजीनियरिंग वाले हैं वो इस नाम को ढूंढेंगे, जब मैं नीचे जाऊंगा ना
तो मैं ये नाम लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलिड इंजीनियरिंग वाले जितने भी हैं वो ये सिलेबस करेंगे। जब मैं ये नाम लूँ तो आपको अपना ये ध्यान रखना है कि अच्छा हमारी तो CSE ब्रांच थी, ये रही, तो ये दिख रही है। हमारी CE ब्रांच थी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी, तो ये रही, है ना, तो उसका सिलेबस ये है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले वो यही देखेंगे। अब जो सिविल वाले उनके लिए सिविल एंड एलिड इंजीनियरिंग आ जाएगा। अब सिविल में कौन कौन आता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम आ जाएगा, और दूसरा BSc जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी 3 साल की, वो भी इसमें आ जाएंगे। समझ गए ना आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब ये BSc और ये एक ये जैसे मान लो जिन्होंने BSc केमिस्ट्री फिजिक्स से करी है, इनके लिए जो एग्जाम ग्रुप आएगा वो CMA, तो आपको CMA का सिलेबस चेक करना है नीचे जब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और ये जो अपने याद है वही जिन्होंने जिनकी डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी से है, उनकी ब्रांच कुछ भी हो सकती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से किया है, कि पेंट एंड कोरोजन से किया है, कि पॉलीमर से किया है ना। ऐसे ही मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाले उनके लिए ये रहा एग्जाम ग्रुप, ठीक है, इसको चेक करना है आपको। चलिए आगे चले, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और हाँ, जो DMS यानी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, मतलब करके रखा हो यार, बस इतना चिंता मत करो। आगे बढ़े, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है, कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। देखो DV वगैरह तो उतने ही लोग बुलाए जाएंगे जितने, अभी अप्लाई कैसे करना है ये मैंने बता दिया। फोटो वगैरह 10-12 फोटो अपनी पास रख लेना, वही लिखा है इस पीली लाइन में यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ठीक है। और ये रहे भैया लिस्ट ऑफ RRBs, यहाँ पर देखो जरा, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरबाद, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तिरिक 21, टोटल 21 RRBs है। ये भी GK के लिए याद रख लो, है ना, समझे, टोटल है। तो अब अपना जैसे मान लो अपना है भोपाल वाला, तो अपन भोपाल वाला देखेंगे, जिसका बिलासपुर का है बिलासपुर देखें। तो अब ऐसी RRB मैं दिखाऊंगा आपको, खूब सारी RRB है ऐसे। तो जो पेपर होने वाला है, सबसे अच्छी बात देखिए जरा, इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा इंडियन के। तो कौन कौन से हुए हैं, जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम में होगा, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाला है वीडियो हमारा, बहुत अच्छे जा रहे हैं अपन अब, है ना, मेरे ख्याल से। और ये बताया गया है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको जो सिलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में और DV में जाएंगे, तो भैया उनको ये सारे अपने सर्टिफिकेट रखने हैं बहुत अच्छे से। और जाने से पहले आपको इस वेबसाइट पर अपने सारे सर्टिफिकेट अपलोड भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जाने से पहले। देखो फर्दर तो जितना भी है सब यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। और सिर्फ ये इंग्लिश हिंदी में अपने मार्कशीट अपलोड करना, ये नहीं किसी की उर्दू में मार्कशीट है, ये नहीं चलेगी। अब आ जाइए, ये है वो, देखिए अब ये देखो, मैंने कहा था ना, देखो एनेक्जर ऐसा लिखा रहता है, नीचे दिख रहा है, नीचे कर देता थोड़ा सा, ये देखो एनेक्जर दिख रहा है आपको। अब देखो इसमें किसका सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा SC ST कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऐसा दिखना चाहिए, नहीं है तो इसको निकाल करके इतना पन्ना प्रिंट करवा लो, साइन करवा लो, है ना। अब आप ये देखोगे, ये OBC NCL के लिए है, समझ गए ना, ये पन्ने क्यों इधर उधर हो रहा है भाई, ठीक है ना। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन है जो OBC NCL को भरना है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन आप देख लो कि मैं पिता इतना इतना सब लिख करके ही खत्म कर देना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये आ गया, देखो मैंने कहा था ना, उनके सर्टिफिकेट का नाम होता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, है ना, ये EWS वाले भरते हैं, ये उनके लिए हो गया। और ये इनकम सर्टिफिकेट है EBC, यानी ये EBC के लिए हो गया, तो EBC वाले ये फॉर्म भरेंगे भैया, सर्टिफिकेट नंबर सब डाल देना है अपना, डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा आपको। ये माइनॉरिटीज कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन है, पूरा लिखना है, आए इतना इतना सब भर देना पूरा, सारे फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये आ जाएगा डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, अपना यहाँ पर पासपोर्ट साइज सब लगा देना है और पूरा फॉर्म भर लेना है, इसका प्रिंट निकालना है आपको और साइन करवाना है ना, ये सब। और ये सर्टिफिकेट मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्म है, ठीक है, पूरा भर लीजिएगा, है ना। सर्टिफिकेट टू डिसेबिलिटी ये भी है, ये भी डिसेबिलिटी का ही है ना, वो आपको देखना पड़ेगा अपना। और ये स्क्राइब के लिए अंडरटेकिंग है, देखो, है ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो ये भरना है आपको, स्क्राइब के यहाँ पे फोटो लगा देना, उसका नाम सब कुछ लिख देना क्या कैसा है। और ये देखो यहाँ पर दोनों के साइन होंगे, कैंडिडेट के और उसके स्क्राइब के, ठीक है, थंब लगेगा। तो जब वो निकालोगे तो आपको, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए, कोटा के लिए, कि हम भाई एक्स सर्विसमैन के कोटा से भर रहे हैं। आ जाइए अब बात करते हैं एनेक्जर 7, यहाँ पर देख रहे हो आप, और ये लिखा है सिलेबस, और इस सिलेबस के आगे लिखा है कौन सी ब्रांच के लिए, तो याद है सिविल एंड एलिड इंजीनियरिंग, उनके लिए ये सिलेबस है। तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये 100 नंबर का है भैया पूरा मटेरियल। तो इसको ना PDF ये मैं पूरी शेयर कर रहा हूँ, लिंक में आपको पूरी PDF मिल जाएगी, उसको देख लेना बढ़िया से। आगे चलें, ऐसे ही आप देखोगे इलेक्ट्रिकल एंड एलईडी इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है ये पूरा, तो आगे चले जाओ धीरे धीरे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलईडी के लिए आ जाएगा ये, फिर ये आ गया मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, मटेरियल साइंस आपको पढ़ना है पूरा का, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग है, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड, और भाई पूछो मत। और ये CMA याद है, BSc मैंने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ये रहा
मतलब लाइट, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट, हीट, साउंड, मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ वगैरह है, मॉडर्न फिजिक्स है, मैटर है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और ये केमिकल एंड मेटलर्जिकल वाले, तो ये इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा इन्हें। क्लियर है कहानी। अब यहाँ पर आ जाता है भैया, याद है मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपसे कि पोस्ट पेरीमीटर आएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अपन जो है छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा ये बहुत भरपूर तरीके से। तो ये देखो जरा, एनेक्जर 1 है ना, और यहाँ पर देखो ये नेम लिखा है पोस्ट का कि केमिकल सुपरवाइजर ये रहे। नीचे जाते हो, ये देखो जूनियर इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल वाले लाइन से लगे इलेक्ट्रिकल वाले दिख रहे हैं आपको, ये रहा। और ये तो ये दोनों तो वो वाले पोस्ट हैं अपने जो 7 पे में आते हैं, क्योंकि बाकी अपने इंजीनियर तो 6 पे में आते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये सब इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो डिपार्टमेंट देखो, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही आता है, ये वाला भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये भी आता है। ठीक है, ज़्यादा गोद दिया, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, पर गोदने से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, अब देखो, तो इसको भरने के लिए मैकेनिकल वाला ये है, डिपार्टमेंट मैकेनिकल का है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी, है ना, इक्विवेलेंट भी चल जाएगी केमिकल से तो भी चल जाएगी। बट इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, कुछ भी एक, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, पेंट हो गया, कोरोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर, ये सब कुछ कवर होना चाहिए। ठीक है ना, और डिग्री इन इक्विवेलेंट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सब होना चाहिए जब आप ये भर पाए तो। ठीक है, आज ये मेन बात करते हैं, ये रहा। ठीक, यहाँ पर देखो, अब ये इलेक्ट्रिकल इतनी पोस्ट आपको नजर आ रही है, इसमें साफ साफ लिखा है 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से, तीनों भर सकते हो उसको। कॉम्बिनेशन भी है, अगर आपका सब स्ट्रीम्स का, बेसिक्स का, स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का भी कॉम्बिनेशन है तो भी चल जाएगा। इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, सब चल जाएगा। समझ गए मेरी बात क्या है? इसका मतलब है कि डिप्लोमा होल्डर भी भर सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले, बीई बीटेक वाले भी इसे भर सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो भर दो, क्या दिक्कत है आप। ठीक है ना, सब भर सकते हैं भैया। अब ये इंजीनियरिंग यहाँ देखो, इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग लिखी है, तो यहाँ पर लिखा है देखो, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, और जिन्होंने बीएससी करी सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल की ड्यूरेशन की, क्या कॉम्बिनेशन किया है इन्होंने, है ना, स्ट्रीम से, बेसिक्स ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भर सकते, सिविल वाले भर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें सिविल सिविल लिखा भी है। ठीक है ना, और ये भी वही है, देखो सब में सिविल लिखा है, वर्क्स सिविल, सिविल सब सिविल के लिए, है ना। और ये इंजीनियरिंग किसके लिए है भैया, यहाँ पर ये मैकेनिकल लिखा हुआ है, देखो प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जितने ब्रांच ले रहा हूँ ना सब भर सकते हैं इसको। या फिर इसके कॉम्बिनेशन वाले भी कई लोग होते हैं, वो भर सकते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल, है ना, तो कॉम्बिनेशन वाले भी भर सकते हैं। देखो मतलब सबके लिए ये सब भर सकते हैं भाई, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जूनियर इंजीनियर ट्रैक। अब क्या करना है आपको, देखो ये पोस्ट यहाँ से देख ली, अब इस पोस्ट की आपको वैकेंसीज देखनी है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो उसके लिए आरआरबी में जाना है। तो देखो ऐसे पता करना है कि जैसे मैंने पता कर लिया कि अगर मान लो मैं मैकेनिकल से, चलो मैकेनिकल मतलब ये वाला भर सकता है, चलो एक दिख गया। ठीक है ना, और देख रहा, अभी देखो यहाँ तो सब में मैकेनिकल ही लिखा हुआ है भैया, ये सिर्फ मैकेनिकल। तो मैं अपनी क्या इन पोस्ट को थोड़ा सा किसी पन्ने में अलग से लिख लूँ और पहचान लूँ कि अच्छा जूनियर इंजीनियर, नहीं तो ये लिखा ही है मैकेनिकल, डीजल में है, वह डिजाइन एंड वर्कशॉप है, कैरेज एंड वैगन है, सीडब्ल्यू का मतलब वही होता है, डिजाइन हो गया, है ना। ये देखो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट हो गया, लिखा है यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा मैकेनिकल से। और देखो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब भर सकते हैं, मैकाट्रॉनिक्स वाले, कंट्रोल टूल्स, मशीनिंग टूल्स, और पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई, सब भर सकते हो, सबके लिए सदाबहार है। ठीक है ना, तो बस अपनी पोस्ट अब ध्यान रखना। तो बैचलर डिग्री अब साइंस और फिजिक्स वाले जो है वो इसे भर सकते हैं, ये देखो जरा, ये मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बीएससी साइंस वाले, है ना। और ये अभी भी मैकेनिकल ही चल रहा है, देखो जरा यहाँ पर ये दोनों में भी डीजल, ये रहा, लिखा है ना देखो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा तीनों का, है ना। अब ये जो आता है एसएनटी वाला, जितने भी एसएनटी दिख रही है यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, आईटी वाला चल जाएगा, कम्युनिकेशन चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस चल जाएगा, देखो मैकेनिकल का नाम नहीं है, मतलब मैकेनिकल इसको नहीं भर सकता। ठीक है ना, तो ऐसे आपको पता करना होता है किसके लिए आप हैं, किसके लिए नहीं है। नीचे वाला देखो स्टोर के लिए, ये डिपोर्ट वाले, अब इसमें आप देखोगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, डिसिप्लिन बस, अब इसमें इंजीनियरिंग का नाम नहीं है, मतलब सब भर सकते हैं। ये देखो ऐसे पता करना है। अच्छा चलो डिपोर्ट, मतलब जब मैं प्रेफरेंस दूंगा तो डिपोर्ट वाले को ध्यान में रखूंगा, है ना। अब जब ये डिटेल्स मर्ज कर दी गई तो फिर ये इस नाम से जानी जाती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसमें परेशान मत होइए। हाँ, अब आरआरबी वाइज आपको रेलवे और इसमें जो है पोस्ट वाइज वैकेंसीज मिलेंगी। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये अहमदाबाद का आरआरबी है, यहाँ पर ये नेम ऑफ द पोस्ट लिखे हैं, ये डिपार्टमेंट लिखे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, और ये इसकी यूनिट है, उससे मतलब नहीं है, रेलवे कौन सा है वो उसको छोड़ो। आप देखो मान लो कि अब अपन जनरल कैटेगरी के हैं,
और अपन इंजीनियरिंग ले लेते हैं कि अपन मैकेनिकल वाले हैं। ठीक है, एक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। देखो, तो मान लो मुझे जूनियर इंजीनियर इसके लिए और इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा दूँ, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट देखनी है। मैंने देखा इसकी 19 पोस्ट है, पहले वाले की, दूसरे की 7 और तीसरे की 2। तो C&W में मेरे पास 19 पोस्ट है, डिज़ाइन और वर्कशॉप में मेरे पास 7 पोस्ट है, और डीजल में मेरे पास यहीं पे 2 पोस्ट है। अब देखो जरा टोटल पोस्ट कितनी है बेटा, जो 7,000 देख रहे थे अब गिनो तो ये तो हो गई, दिक्कत हो गई, है ना। 19 7 ये कितना हो गया, 26 तो ये हो गया, 26 तो 28, टोटल 28 पोस्ट है। तो कहाँ है 7,900? आया समझ में? ये कह रहा था मैं आपसे, इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए जब तक आपको ये नहीं पता चले कि आप कितने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप जनरल हो तो आप सिर्फ 28 पोस्ट भर सकते हो, खत्म हो गई कहानी। अब इसे प्रेफरेंस सही नहीं दिया, तो प्रेफरेंस देने से पहले क्या, प्रेफरेंस में जब दूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस में डालूंगा C&W। तो मैंने पहले ये देखा है, पहले मैं नोट बनाऊंगा। तो पहले आपको कागज लेकर के अपना नोट बना लेना है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है। देखो जरा, मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो मैं ऐसे चुन सकता हूँ। फिर सेकंड नंबर पे मैं इसको दूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा पोस्ट है। फिर थर्ड नंबर पे दूंगा, बस 28 पोस्ट के लिए फाइट कर रहा हूँ। इसी 28 के लिए, कहाँ 7,000 के लिए लड़ रहे हो? किसने बोला 7,000 के लिए लड़ रहे हो आप? ठीक है ना। अब ये जैसे ही अजमेर चले जाओ, ये अजमेर वाला आरआरबी, तो आरआरबी आप अपने मन से चुनोगे और कोई एक ही चुन सकते हो आप, चाहे अब आप ये ऊपर वाली आरआरबी चुन लो अहमदाबाद, चाहे अजमेर वाली चुन लो। टोटल मैंने आपको बता दिया 21 आरआरबी है। ठीक है ना। अब इसमें देख लो इलेक्ट्रिकल वाले ये रहे भैया, इलेक्ट्रिकल वाले जो भर सकते हैं। तो अब उसमें देखा, अरे यार पहले में 2 पोस्ट है, फिर दूसरे में 1 चेयर 4 14 15 लोग, खत्म कर। ऐसे करते करते आपको देखना है, समझ गए आप मेरी बात। तो आप इस तरह से कोई भी, ये आरआरबी भोपाल है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैंने बता दिया है। ठीक है ना। मैकेनिकल आप देख सकते हो, एरिया मैकेनिकल जिसको देखना हो मैकेनिकल के लिए, तो जूनियर कैरेज एंड वैगन में 14 पोस्ट है ना। मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन में ये दो दो एक साथ क्यों आ रहा है, 14 और 6 अलग अलग क्यों हो रहे हैं? अच्छा, दोनों एक ही, तो ये दोनों एक ही है, तो फिर ये अलग क्यों लिखा? ये भी 16 नंबर है, ये भी 16 नंबर है, माजरा क्या है? हम्म कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है। या तो इनसे मिसप्रिंट हुई है या कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है ये? हाँ, गड़बड़ नहीं हुई, यहाँ देखो ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और ये है वेस्टर्न रेलवे, तो ये फर्क है। ओ ये भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, देखा नहीं था मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो आप, अब आप देखोगे तो आप ये जरा लगा लो, तो ये 5 और 5 10, देखो मैकेनिकल वाले कितना है भोपाल में, 5 5 10 ही हो गया, और ये 6 और 4 10 ही हो गया, 10 और 10 20, 20 और ये 3 23 हो गया। और इसको जोड़ लो, ये लो 23 में पहले 4 जोड़ दो आप, 27, 27 में 10 जोड़ दोगे आप, 37। टोटल 37 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। अब उसमें प्रेफरेंस कैसे देनी है मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है ना। तो अपनी पोस्ट देख लो, किसमें कितनी वैकेंसी वो देख लो और वो अप्लाई कर दो। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे आरआरबी ही हैं। आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। तो मेरे ख्याल से वीडियो को समाप्त करने का वक्त यहाँ पर आ चुका है। ये हमारी आखिरी आरआरबी थी, कौन सी थी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है ना। वैकेंसीज पहले देखें तो देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि पहले ना इंसान को जिस भी जॉब के लिए वो जा रहा है, पहले तो उसको बहुत चीज समझ लेना चाहिए। क्या है, आपको प्रिपेयर होना है इस जॉब के लिए, तो आपको इसका इफ एंड बट और छोर सब पता हो, क्या कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे कवर करना होता है, कितना पढ़ना होता है ना। पोस्ट की प्रेफरेंस क्या होती है, फॉर्म क्या जितनी दिखाई जा रही पोस्ट उतनी मेरे लिए है, या सिर्फ ये छलावा था। तो देखिए आपने देखा ना, जो छलावा है वो आपके सामने है। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अब देखो आप वापस स्टेबल हो गए हो, इससे ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए हवा में जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो। देखो इसी कहते हैं। तो पढ़िए, मैं सुबह 4 बजे 3:30 बजे से उठ करके ये पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कि मैंने कईयों को देखा उचकते हुए, मैंने अड़ोस पड़ोस वाले ही मेरे काफ़ी उचक रहे थे कि भैया यार वैकेंसी 7,000 है भाई, अब तो गलत है, तरीका ही गलत है। आप पहले अपना देखो ना कितना है आपके पास। अब इनको जब मालूम चलेगा वही मेरी वीडियो देखेंगे धीरे से, अरे यार मनोज भाई यार दिक्कत हो गई यार। तो आपने बताया सिर्फ 37 पोस्ट है भोपाल में, अगर मैं मैकेनिकल से तो इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल वाला मामला देखना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो आप मुझसे यहाँ पर बता सकते हैं उसको। कभी कभी आप ये भी बोल सकते हैं सर बहुत अच्छा लगा वीडियो में जानकारी, है ना। डाउट पूछने के अलावा ये भी कभी कभी लिख दिया करो, डाउट के जवाब मैं देता ही देता हूँ। एक इंस्टाग्राम पेज है अपना, है ना, डिस्कशन विद मनोज, इसी चैनल के नाम से, तो आपको देख सकते हो। और मैंने वैकेंसीज बहुत सारी बताई हैं, सेल की, एनटीपीसी की, जरा उन्हें भी जा करके चेक कर लो थोड़ा सा। अप्रेंटिसशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बताया ही है, मालूम है आपको। आने वाले इन 4 सालों में 4 करोड़ युवाओं को अब इंटर्नशिप करवाने वाले हैं, मतलब आईटीआई, डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप, ये सब होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ शुरू कर दीजिए ताकि आपकी जॉब लग जाए आने वाले समय में। कुछ तो अभी करना पड़ेगा, खाली नहीं बैठ सकते। तैयारी के नाम पे मत बैठो, बहुत बेकार बात लगती है मुझे ये। तैयारी के नाम पे बैठने वाले सारे युवा मूर्ख
टाइप के महसूस होते हैं मुझे। वो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी खो रहे होते हैं इस तैयारी के दौरान। आप कुछ कोर्स करते रहें, जैसे आईटीआई डाल दो, डिप्लोमा डाल दो और फिर तैयारी करो। इससे क्या होगा, आपको समय बर्बाद नहीं जाएगा और आप आगे आने वाले समय में आईटीआई के थ्रू तो कम से कम फॉर्म भर लोगे, डिप्लोमा के थ्रू तो कम से कम फॉर्म भर लोगे। फॉर्म नहीं भर पाए तो आईटीआई की जब आईटीआई हो जाएगी ना, तब अप्रेंटिसशिप कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप हो जाएगी तो बहुत सारी जॉब्स खुलती हैं यार, कितनी सारी होती हैं। तो इसके लिए क्या है, समय को व्यर्थ नहीं जो होने देगा ना, बस उसी के लिए काम का है सब कुछ। ठीक है, इस पर बहुत सारी बातचीत अपन बाद में भी कर सकते हैं, अभी के लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है ना। दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना, आपके काम की हो तो अपने पास रखो, दूसरों को भी शेयर करो। जैसे मैं जानकारी अब तक शेयर कर रहा हूँ, आप भी दूसरों तक पहुँचा दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी डिस्कशन के साथ। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। सिलेक्शन हो जाए तो इसमें ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप यहाँ और इंस्टाग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रखते हैं। धन्यवाद।